अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात को देखते हुए सेकंड स्ट्रीम इनकम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से। होम बेस्ड पोल्ट्री फार्म्स आप घर पे किस तरह लिमिटेड कैपेसिटीज़ के अंदर मुर्गियों को ना सिर्फ पालना स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी फार्मिंग कर सकते हैं, बल्कि उनके एग्स जो हैं हैच करके उनसे मज़ीद चिकन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुर्गियों की कौन सी खास अक़साम पाई जाती हैं, उनसे अंडे किस तरह मज़ीद अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ आप हैच करवा सकते हैं, नॉलेज से फ़ायदा उठाने के लिए हम आज बात करेंगे जी आर रहमानी साहब से, जिनका पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वसी तजुर्बा है। तो आए उनसे बात करते हैं। मोइन भाई, पोल्ट्री और पैरट्स की जो लाइन है उसमें तकरीबन मुझे मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये मेरी हॉबी भी है और शौक भी है मुझे इस चीज़ का। तो आज तक आपने जितनी अक़साम की मुर्गियाँ पाली हैं और उनको ब्रीड करवाया, तो उसके बारे में ज़रा हमें तफसील बताइए। देखिए, मुर्गी की जो फील्ड है, पोल्ट्री जो फील्ड है, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, इसमें हज़ारों किस्म की मुर्गियाँ होती हैं, उसमें से चंद का मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सबसे लोअर जो आते हैं वो गोल्डन मिस्री कहलाते हैं। आम जो मुर्गी हमारे घरों में आपने देखा होगा उसको गोल्डन मिस्री कहते हैं। सही। इसके बाद रेड आइलैंड, रेड रोड के नाम से RIR जिसे कहते हैं लोग, ठीक है, वो सही। थर्ड पे आप आए तो ऑस्ट्रेलोप। अच्छा, इनके मल्टी कलर्स भी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलोप की अगर बात करें, ब्लैक वेरी कॉमन, देन ब्लू आते हैं, वाइट स्प्लैश कलर्स, इस तरह इनकी कलर्स के हिसाब से इनका रेट्स वगैरह होते हैं। फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशंस आजकल जो कॉमन चल रहे लोमन ब्राउन के नाम से है। अच्छा। वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी मार्केट है। फिर लाइट सुसेक्स हो गए, आपके कोचियन हो गए, इसमें बेंटम जिनके पाँव में बाल होगा, देखा होगा आपने अक्सर, सिल्की, वाइट सिल्की, मल्टी कलर्स इनके भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद असील आते हैं। असील जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ, जैसे लोग लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शामू वो और फाइटर्स हैं, इसमें भी मल्टी किस्में होती हैं। ओ शामू, को शामू, किंग शामू, ये बाहर से ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ। अयाम सिमानी हो गए, जो ब्लैक कलर की इनकी गोश्त भी होता है, ज़बान भी, मतलब तकरीबन इनकी हर चीज़ ब्लैक होते हैं सिवाय एग के। ब्लड भी तकरीबन ब्लैंकिश होती है। इसके अलावा ब्राह्मा, इनकी भी मल्टी किस्म होती है। तकरीबन ये चीज़ें मैंने अपने घर पे हैच भी की हैं और मैंने पाला भी है सारे तकरीबन। तो मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इनमें से सबसे कॉमन और फेमस मुर्गी कौन सी है जो कि फर्टिलिटी के हिसाब से फेमस है और एग्स भी वो थ्रू आउट द ईयर दे रही होती है? देखिए, ऑस्ट्रेलोप चाहे वो ब्लैक हो, ब्लू हो या वाइट हो या स्प्लैश हो, जी, ऑस्ट्रेलोप को इस फील्ड में एग फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ठीक है। ये इनके एग्स की जो रेशो है वो 365 दिन में से कम 320-30 ये एग दे देती हैं। अच्छा। ये मुझे खुद को एक्सपीरियंस है मेरे पास। सही। ठीक है। और इन्हीं की ही फर्टिलिटी रेट बहुत ज़बरदस्त होती है। फर्टिलिटी रेट के लिए ज़रूरी ये है कि जो यूनिवर्सल एक स्टैंडर्ड बना हुआ है आप उसको फॉलो करें। सही। ठीक है। अगर मिसाल आप केज रखते हो, उसके अंदर कम से कम एक मुर्गे के साथ कम से कम 4 फीमेल्स इसके साथ हो, मैक्सिमम 5 से ज़्यादा ना हो, तो फर्टिलिटी रेट असर बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अच्छा, ये जो एग हैचिंग करवाई जाती है, यानी कि अंडे से एक प्रोसीजर के थ्रू मुर्गी अंडे पे बैठती है, उसके बाद जो है चूज़ा निकलता है, तो और उसके बाद वो चूज़ा किस तरह उसको ब्रीड किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, वो उसके बारे में ज़रा बताइए। देखें, जो हैचिंग का जो अमल है वो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट, जो नेचुरल प्रोसेस, जैसे मुर्गी के नीचे आप अंडे रख लेते 10-12 अंडे ही कवर कर सकती वो। सेकंड, जो आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें एक मशीन इस्तेमाल होता है, उसे इंक्यूबेटर कहलाता है। सही। ठीक है। इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होते हैं। उसकी क्वांटिटी आप समझ लीजिएगा 10 अंडों से लेके 10,000 अंडों की भी मशीन मिल जाते हैं मार्केट में आजकल। सही। अच्छा, जिनका जो प्रोसेस होता है अंडे से बच्चे करने तक का, वो इंक्यूबेटर्स में ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 21 डेज का जो प्रोसीजर है, जी, उसमें सबसे पहले जैसे मिसाल के बाद मैंने एक इंक्यूबेटर या मशीन लिया 100 अंडों का। मैंने 100 अंडे इसमें रख दिया और इसका जो टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है, वो 37.5 मैक्सिमम होना चाहिए। सही। और इसके अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि नमी 50% होना चाहिए। ठीक है। मशीन अब ऑटोमेटिकल भी आते हैं और लोकल मैनुअल्स भी आते हैं। सही। ठीक है। मैं मैनुअल की मिसालों पर बात करता हूँ। तो जब आपने अंडे रख दिया उस मशीन के अंदर, तो आपने दिन में इनको हिलाना होता है ताकि वो जमे नहीं अंडा। दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप अंडों को अच्छे से हिलाएं। ठीक है। सही। और इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया 37.5 होना चाहिए। आफ्टर 18 डेज, ये अमल 18 दिन तक आपने कंटिन्यू रखना है। इसके बाद 18 दिन में क्या करना है, आपने ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है, यानी कि 50 से आपने 70-80 तक लेके जाना है, नमी की जो मिकदार है। जी। और हीट को भी आप 37.5 से बढ़ा के 8-9 तक या 38 तक कर सकते हैं। सही। और अमल आपको पता है, ये 18-19 डेज के बाद ये हैच होना शुरू हो जाता है। चूजे जो ना एग को ब्रेक करके बाहर आना शुरू हो जाता है। 19 डे तक आ जाते हैं। बिल्कुल 18-19 दिन में हैच होना शुरू हो जाता है।
तो सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये कि चलें इंक्यूबेटर में आपने रखा है, एग से हैच होने के बाद चूजा भी आ गया, अब उस चूजे को किस तरह आपने पालना है? अगर आप आर्टिफिशियली यानी इंक्यूबेटर में कर रहे थे तो उसको इनिशियल डाइट कौन देगा, क्या देंगे, कैसे देंगे? देखें, मशीन से निकलने के बाद तो इसको एक और मशीन में रखा जाता है, इससे हम ब्रूडर कहते हैं। सही। ब्रूडर उमूमन राउंडेड होता है, ठीक है। राउंडेड हम इसलिए रखते हैं ताकि ये एक दूसरे को दबाएं नहीं, एक दूसरे के नीचे आके दब के मरे नहीं, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि ऊपर इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर था वो 37.5 था, अब नीचे आपने कम से कम 35 टेम्परेचर इसको रखना होता है। और आपने ये भी सवाल किया कि इसका फर्स्ट डाइट क्या होना चाहिए। डाइट स्टार्ट करने से पहले हम इनकी जो स्टमक है उनकी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, वो प्रोसीजर। उसके लिए हम जैसे चीनी का पानी हो गया या गुड़ का पानी इनको पिलाते हैं ताकि इनकी इंटेस्टाइन क्लियर हो। फिर आफ्टर 2 to 3 आवर्स हम इनको फीड दे देते हैं, जैसे बॉयल चावल हो गए, तिल हो गए, जीरो फीड हो गए। इस तरीके से हम इसको पहला जो डाइट है वहां से स्टार्ट करते हैं। सही सही। और उसके बाद मतलब कितने कितने वक्फे से आप देते हैं और किस तरह ये चूजा कैसे लेता है, वो मुंह खोल लेते हैं? बट ऐसा है कि वक्फे वक्फे से नहीं होता, ये एट द टाइम चूजे के पास हमेशा 2 चीजें होना चाहिए, पानी, सही, खाना और लाइटिंग। लाइट 2 तरीके के लिए यूज होगा, एक तो हीटिंग के लिए, सेकेंडली लाइटिंग के लिए। ये 2 चीजें जरूर होना चाहिए आपके प्रॉपर ब्रूडर्स में, ये इक्विपमेंट्स होना चाहिए। जो 24 आवर्स तक रहेगी या कभी बंद भी करनी होती है? नहीं, वो बेसिकली थर्मोस्टेट आपने 35 पे इसको सेट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली 35 पे ट्रिप होगा और ऑन ऑफ होता रहेगा, वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा उतने। यही चीज अगर मैं मुर्गियों के बारे में पूछना चाहूँ, जैसे आप मुर्गी को अंडे पे बिठा रहे हैं तो एक कॉमन सवाल ये होता है कि बीच बीच में मुर्गी को उठा सकते हैं केज की सफाई के लिए, तो कितनी देर तक मुर्गी अंडे से उठ सकती है? बिल्कुल, मशीन की मैं बात करता हूँ और मुर्गी की बात करता हूँ। मशीन अगर 2 घंटे तक ऑफ रहे, जैसे हमारे यहाँ लोड शेडिंग का मसला है, तो अगर 2 घंटे तक लाइट ना भी हो इट्स ओके, लेकिन आपने उस दौरान मशीन को खोलना नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आप मुर्गी की बात करें, अगर मुर्गी भी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अगर खाना पीना कर लेती हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है और आपके हेचिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी पूरे दिन में 2-3 बार भी मुर्गी उठ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल उठ सकती है, और 2-3 घंटे अगर मुख्तलिफ एपिसोड्स पर अगर लाइट भी जाती है तो कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आर रहमानी साहब। इस वीडियो में हमने एग हैचिंग के बारे में बात की, जिसमें आर्टिफिशियल मींस और नेचुरल मींस दोनों तरीके से किस तरह आप अंडों से चूज़े निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। कुछ प्री रिक्विजिट्स यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए लाजमी तौर पे, उसके अलावा किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया। अगर आप जी आर रहमानी साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो उनके पेज का लिंक आपके सामने आ रहा है, और बाकी इसी वीडियो का सेकंड सीक्वल देखने के लिए आप वीडियो सेक्शन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि मुर्गियों को किस तरह बीमारियों से बचाया जा सकता है, उनकी वैक्सीनेशन कैसी होती है और उनको